नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में पिछले 3 साल से युद्ध चल रहा है। पर पूरे 3 साल के इतिहास में इस बार रशिया ने यूक्रेन के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया और यह हमला हुआ है 367 हथियारों के जरिए, यानी कि कई सारी क्रूज मिसाइल, कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल और कई सारे ड्रोन से एक साथ यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया रशिया ने। और जैसे यह हमला हुआ, ट्रंप की तरफ से प्रतिक्रिया आई और ट्रंप ने क्या बोला? ट्रंप कॉल पुतिन एब्सोल्युटली क्रेजी आफ्टर लार्जेस्ट रशियन अटैक ऑन यूक्रेन। इन्होंने तो सीधा सीधा बोल दिया कि पुतिन पागल हो चुका है और पागल हुआ है तभी इतने बड़े हमले जो हैं ये कर रहा है। और इस हमले के चलते 12 निर्दोष लोग यानी कि आम नागरिकों की जान चली गई और कई सारे लोग घायल हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कुछ समय पहले यूक्रेन और रशिया के बीच में सीज फायर होने की खबरें आ रही थी और उसी बीच रशिया ने इतना बड़ा अटैक क्यों कर दिया है यूक्रेन के ऊपर। तो इससे जब पूछा गया, पुतिन से जब पूछा गया कि इतना बड़ा हमला करने के पीछे की वजह क्या है, तो इनकी तरफ से यह बयान आया कि पुतिन की हत्या करने की कोशिश करी है यूक्रेन के द्वारा। अब यह हत्या कैसे करने की कोशिश करी? देखिए, अभी कुछ समय पहले व्लादिमीर पुतिन जो हैं 20 मई को अपना एक इलाका है कुर्स्क, इसके दौरे पर जा रहे थे और वो जैसे ही दौरे पर निकले तो यूक्रेन की तरफ से 46 ड्रोन एक साथ भेज दिए गए जो क्या कर रहे थे? हमला कर रहे थे रशिया में। और वो जो ड्रोन का अटैक जहां हो रहा था उसी एरिया में हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। किसका? राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। मीन सीधा सा कह सकते हैं कि पुतिन पर सीधा अटैक किया है यूक्रेन ने, कि उनको मारने की कोशिश यहाँ पे करी है, जिसके चलते इनके 46 के 46 ड्रोन मार के गिरा दिए गए S-400 और S-500 के द्वारा और कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रपति पुतिन को बचा लिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार इस युद्ध के माहौल में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुर्स्क का दौरा क्यों किया है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इस दौरे करने का पीछे का बहुत बड़ा रीजन है। देखो, यूक्रेन और रशिया का युद्ध जो पिछले 3 साल से चल रहा है उसमें यूक्रेन ने क्या किया है? इस युद्ध के दौरान अगस्त में क्या कर लिया था? पिछले साल अगस्त में यूक्रेन ने रशिया का जो कुर्स्क इलाका है वहां पे कब्जा कर लिया। एक इलाका नहीं है कुर्स्क, इसके अलावा बेल्गोरोड नामक एक स्थान है, वहां पे भी यूक्रेन ने कब्जा कर लिया। और ऐसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी कि 1939 से लेकर 1945 तक जो वर्ल्ड वॉर चला, यानी कि 1945 के बाद 2025 में आके ऐसा कुछ हुआ कि रशिया की जमीन पर किसी विदेशी सैनिकों ने या फिर किसी विदेशी देश ने हमला कर दिया हो और उस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया हो। आप बताइए, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और अगर भारत का कोई हिस्सा पाकिस्तान छीन के बैठेगा तो क्या भारत चुप बैठेगा? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भारत वहां चुप बैठ जाए। इसीलिए रशिया जो है बहुत बुरी तरीके से इसको लेकर सोच रहा था और रशिया ने जो है कुर्स्क का दौरा किया, जो कि इनका ऑलरेडी इलाका है, जो कि यूक्रेन के कब्जे में था। अब यहाँ पे हमला हुआ था और यहाँ का इलाका पूरा यूक्रेन के कब्जे में चला गया और इसी के ऊपर जो है वो 20 मई को जाते हैं और वहां जाके अनाउंस करते हैं कि अब ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे बारूदी सुरंगें जो हैं हटाने के लिए हमारे सैनिक आ चुके हैं और यहाँ पे रशिया के कई सारे सैनिक हमने लगा दिए हैं, जो कि अब यह इलाका हमारे कब्जे में वापस आ चुका है, अब यह यूक्रेन के कब्जे में नहीं है। इसके अलावा बेल्गोरोड का जो इलाका है वो भी रशिया ने वापस ले लिया था। अब ये तो लिया, उसके बाद में अमेरिका के द्वारा कहा गया कि भाई सीज फायर कर लो, और जैसे ही सीज फायर की बात आई तो दोनों देशों ने सबसे पहले अपने सैनिकों का अदला बदली शुरू कर दी। अब अदला बदली कैसे करी? तो 614 सैनिकों की अदला बदली एक दिन में हुई। आने वाले 3 दिन के अंदर 1000 से ज्यादा सैनिकों की अदला बदली होनी थी, पर ये क्या कर दिया गया? अटैक कर दिया गया। 24 मई को एक दूसरे के साथ कैदियों की अदला बदली करी, जिसमें से 307 कैदी थे यूक्रेन के और 307 ही कैदी थे कहाँ के? रशिया के। इनकी अदला बदली जो है जारी हो रही थी और आगे आने वाले टाइम में ये अंदाजा था कि और भी सैनिकों की बदली होगी, पर रशिया ने क्या कर दिया? क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल से एक बड़ा हमला कर दिया। अब दूसरी बात ये आती है कि दोनों देशों के बीच में जब सीज फायर होने वाला था, ये हमला हो चुका, तो अब सीज फायर का क्या? सीज फायर तभी होगा जब रशिया की शर्त मानी जाएगी। रशिया ने बोला कि ठीक है, हम सीज फायर के लिए रेडी हैं, पर सीज फायर तब होगा जब हमारी ये शर्तें मान ली जाएगी। अब देखिए रशिया की शर्तें क्या थी। रशिया ने बोला कि पहली शर्त हमारी ये है कि यूक्रेन के जो 4 इलाके हैं, यूक्रेन के 4 इलाके हैं, दोनेत्स्क, लुहांस्क,
जेपोरिजिया या खेरसोन, ये पूरी तरीके से यूक्रेन को यहां से पीछे हटना पड़ेगा, जिसके अंदर ये जो 4 इलाके हैं, यहाँ यूक्रेन के तकरीबन 1.1 करोड़ लोग निवास करते हैं और वो यूक्रेनी नागरिक है। बल्कि रशिया ये चाह रहा है कि वो चारों के चारों इलाके किसको दे दिया जाए, रशिया को। अब इस बात को यूक्रेन ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया, तो फिर बाद में सीज फायर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को पागल तक कह दिया और अभी फरवरी 2025 में इन्होंने 90 मिनट तक पुतिन से बात करी थी। उस समय ये पुतिन को सही बता रहे थे और यूक्रेन के जेलेंस्की को ये तानाशाह बता रहे थे। मतलब ट्रम्प किसी भी टाइम कुछ भी बात कह के पलट जाते हैं, इनका कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा, शांति समझौते के लिए तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने कहा था कि दोनों देश दोबारा मिलने के लिए तो तैयार है, पर कब मिलेंगे इसका कोई अता पता नहीं है। हो सकता है ये बहुत टाइम भी लग जाए मिलने के लिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि क्षेत्रों पर नियंत्रण, दोनों ही देश अपनी अपनी सीमाओं को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हैं। ये चाहते हैं कि हम हमारी सीमा खुद ही संभाले, इसीलिए एक दूसरे को अपनी अपनी सीमा के यहाँ पे आने का हक दिया जाए। पर यह भी बड़ा मुश्किल है आने वाले टाइम में, क्योंकि ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पर रूस ने कब्जा कर रखा है यूक्रेन के, और ऐसे कई सारे इलाके हैं जो यूक्रेन ने कब्जा कर रखा है रशिया के इलाके पे, तो ये बड़ा मुश्किल है। अब आप सभी जानते हैं कि फरवरी 2022 के आसपास से ये युद्ध शुरू हो गया। तकरीबन 3 साल इस युद्ध को हो चुके हैं, पर कई सारे लोगों को अभी भी ये नहीं पता होगा कि आखिरकार सबसे बड़ा रीजन क्या है रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई लड़ने का। तो आपको मैं इसकी छोटे छोटे से जो भी रीजन है वो सब कुछ यहाँ पे बताने वाली हूँ। पहला रीजन है नाटो को लेकर। रूस की चिंता है नाटो को लेकर, क्योंकि नाटो के अंदर शामिल होने जा रहा था यूक्रेन और ये कतई स्वीकार नहीं करेगा रशिया। इसके पीछे का रीजन क्या है, देखिए। नाटो एक पश्चिमी देशों का सैन्य संगठन है जिसका नेतृत्व तो हमेशा कौन करता है, अमेरिका इसका नेतृत्व करता है। और आप सभी ने देखा होगा इन दोनों देशों के युद्ध के दौरान अमेरिका का सबसे ज्यादा झुकाव यूक्रेन की तरफ ही था। दूसरा, 1990 के दशक के बाद कई पूर्वी सोवियत देश जो कि रशिया के अंदर आते हैं, जैसे कि पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया, ये सारे के सारे नाटो में शामिल हो गए। अब रूस को डर लगने लगा था कि अगर यूक्रेन भी शामिल हो गया तो ये शामिल होते से यूक्रेन के जो सीमा वाले इलाके हैं वहां पे पश्चिमी सेना आके बैठ जाएगी और आने वाले टाइम में अगर कभी भी पश्चिमी देशों के साथ में रशिया का युद्ध होता है तो वो रशिया के अंदर क्या करेंगे, सीधा अटैक करेंगे। कुल मिला के रशिया अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे को पहले से ही भाप चुका था, इसलिए लड़ाई हुई। अब यूक्रेन बार बार बोल रहा है कि हम नाटो के सदस्य बन के रहेंगे और रशिया किसी हालत में उसे नाटो का सदस्य नहीं बनने देगा। दूसरा, 2014 में क्रीमिया का रूस द्वारा कब्जा, यानी क्रीमिया जो कि यूक्रेन का इलाका है वहां पे रशिया ने कब्जा कर लिया। ये आप देखिए, ये है यूक्रेन और ये रहा क्रीमिया पेनिनसुला। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये है रशिया। तो रशिया ने क्या कर दिया, यहाँ पे सीधा अटैक करके इस वाले इलाके को अपना बना लिया और इसी क्रीमिया वाले इलाके में इसने अभी S-400 बिठा रखा है जो कि यहाँ से सीधा यूक्रेन को फोड़ने का ये काम कर रहा है। अब क्रीमिया पे कब्जा हुआ, आप बताइए अगर हमारे देश के किसी इलाके पर कब्जा हो जाएगा तो हम चुप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे ना। तो यूक्रेन भी चुप नहीं बैठेगा। तो यूक्रेन में 2014 में एक जन आंदोलन हुआ था। इसके बाद रूस का समर्थक करने वाले जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच को सत्ता छोड़नी पड़ी और उसके बाद में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया वाले इलाके पर कब्जा कर लिया। और यूक्रेन इसे बार बार बोलता है कि अवैध कब्जा है, ये इलाका हमारा है, कृपया इससे पीछे हटिए, हमें ये जगह वापस दे दीजिए। जबकि रशिया बिल्कुल भी इसमें रेडी नहीं है। ये एक और बड़ा कारण। तीसरा बड़ा कारण देखिए, डोनबास क्षेत्र में संघर्ष। पूर्वी यूक्रेन के 2 इलाके डोनेत्स्क और लुहानस्क, रूस समर्थक विद्रोहियों ने यूक्रेन की सेना के साथ में लड़ाई शुरू कर दी। देखिए, पूर्वी यूक्रेन के 2 इलाके हैं डोनेत्स्क और लुहानस्क। यहाँ पे जो ज्यादातर जनसंख्या निवास करती है वो रशिया के सपोर्ट में है, इसीलिए उन जनसंख्या ने क्या किया, यूक्रेन के सैनिकों के साथ में विद्रोह करना शुरू कर दिया, लड़ाई करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भी यूक्रेन का माथा सटक गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई। इसके अलावा चौथा रीजन आप देखिए, यूक्रेन की पश्चिमी झुकाव वाली नीति। यूक्रेन लगातार यूरोपीय यूनियन की ओर, नाटो के करीब जा रहा है और रूस इससे क्या मानता है
कि अपने प्रभाव क्षेत्र से यूक्रेन को जाने की प्रक्रिया इसको बहुत बुरी लग रही है कि कभी भी इनको नहीं जाने देगा। रूस का साम्राज्यवादी नजरिया, रूस ये चाहता है कि यूक्रेन फिर से रशिया में शामिल हो जाए और इसके बाद क्या होगा, सोवियत यूनियन जैसी स्थिति फिर से बनाना, कम से कम पड़ोसी देशों के साथ में रूस का प्रभाव बना रहे, इसके लिए वो चाहता है कि यूक्रेन फिर से रशिया के साथ में मिल जाए, जो कि अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है जब तक जेलेंस्की है ना। जेलेंस्की कौन था भाई, आप कोई बता सकते हो कि जेलेंस्की जो है अभी वहां के प्रधान सेवक बनने से पहले और क्या थे, बताइएगा जरूर। दूसरा, अगर हम युद्ध की शुरुआती बात करें तो 24 फरवरी 2024 में जब रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमला किया था, तब रशिया के इतना बड़ा कोई लक्ष्य नहीं था कि कभी आने वाले टाइम में वो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग करे, क्रूज मिसाइल का प्रयोग करे, इवन किसी भी मिसाइल का प्रयोग करे। इनका केवल और केवल लक्ष्य उस समय ये था कि कीव राजधानी पर कब्जा करना, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, जेलेंस्की सरकार को गिराना इनका लक्ष्य था, और तीसरा एक रूस समर्थक सरकार स्थापित करना, यानी कि यूक्रेन के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं रशिया का समर्थक करें, वो ये बात सोच के चल रहे थे। इसके अलावा अगर इन दोनों देशों के युद्ध की बात करें तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन सहित देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। अब आप देखिए, यहाँ सीधा सा साफ साफ जाहिर होता है कि ये लोग रशिया के सपोर्ट में नहीं है, यूक्रेन के सपोर्ट में है। और यूक्रेन के सपोर्ट में कैसे है, अमेरिका खुद यूक्रेन को हथियार सप्लाई करता है, वित्तीय सहायता भी देता है और इंटेलिजेंट सपोर्ट भी करता है। और इसी के चलते तो अभी कुछ समय पहले यूक्रेन के जेलेंस्की और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो एक वार्ता हुई थी, उसमें ये जल्ला गए थे, चिल्लाना शुरू कर दिया था उस जेलेंस्की के ऊपर, और बोला था कि आपके यहाँ पे जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं उसको हम 50-50% करके बांट लेते हैं, और अमेरिका क्या करेगा, वहां पे अपने प्रोजेक्ट को लेके आएगा। और आखिरकार उनको झुकना पड़ा, मानना पड़ा। यही तो रशिया नहीं चाहता है कि आने वाले टाइम में अमेरिका जैसे देश उसका फायदा उठाए, पर वो इस चीज को समझने के लिए रेडी नहीं है। रूस को वैश्विक मंचों पर अलग थलग करके निकालना ही इनकी बड़ी स्थिति है। रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है और ये युद्ध लगातार चलता रहेगा जब तक कोई सेटलमेंट नहीं हो जाता है। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप कई सारे लोग जो हैं, लाखों लोग जो हैं बेघर हो चुके हैं, हजारों लोगों की जान अभी तक चली गई है, और अब इन दोनों देशों के बीच में बातचीत या शांति वार्ता जैसी स्थिति भी अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइएगा, क्या रशिया का यूक्रेन पर इतना बड़ा हमला करना सही था? क्या पुतिन के द्वारा जो ये बात कही गई है कि वो यूक्रेन के द्वारा जो अभी हमला किया गया था उसमें उनको मारने की कोशिश की गई है, आप इन दोनों देशों के बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ पे कौन सा देश सही है, अमेरिका का यह सोचना सही है या गलत? जो भी आप सोचते हैं अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। मुझे आप सभी के कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।